नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कर रहे थे विद्यापति की पदावली यूनिट 5 हिंदी कविता की, जिसमें विद्यापति की पदावली पद संख्या 1 से लेकर 25 तक हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इसमें हम पद संख्या 1 से लेकर 4 तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उनकी विस्तृत चर्चा शब्दार्थ सहित। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पद संख्या 5। तो चलिए शुरू करते हैं। खने खन नयन कोज अनुसरई, खने खन बसन धूली तनु भरई, खने खन दसन छटा छुटहास, खने खन अधर भागे गहुवास, चौकी चलऊ खने खन चलू मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दई खने भोर, बाला सैस्व तारुण भेंट, लखई न परिय जेठ कनेठ, विद्यापति कह सुन बरकान, तरुणिम सैसव जिन्हई न जान। अर्थात खने खन नयन कोज अनुसरई, ये कोज नहीं है, ये है कौन, न है यहाँ पे। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूली तनु भरई। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन पदों में किस चीज़ की व्याख्या की गई है। विद्यापति के इन पदों में श्रृंगार की सुंदर व्यंजना प्रस्तुत की गई है और इन पदों में वै संधि का जिक्र किया गया है। पिछले पदों में भी मैंने बताया था कि वै संधि क्या होती है, यानी जब शैशव अवस्था समाप्ति के चरण पर हो और यौवन अवस्था शुरुआती दौर में हो, और जब वो दोनों एक स्थान पर जब मिलती हैं उसको बोलते हैं वै संधि। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। खने खन नयन कौन अनुसरई, यानी खने खन, खने खन का अर्थ होता है क्षण क्षण, यानी प्रति क्षण जो नायिका है वो क्या कर रही है, नयन कौन अनुसरई, यानी नैनों को, यानी आँखों से के कोनों से देख रही है। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि तिरछी नज़र से देख रही है, यानी तिरछा देखना। यानी आप लोगों ने किसी न किसी को तिरछी नज़र से देखा होगा, है ना, क्योंकि तिरछी नज़र से देखने का अर्थ या तात्पर्य यह होता है कि आप जिसको देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको ना देखे। ठीक है, और ये ज़्यादातर युवा अवस्था में, यानी 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों के साथ ऐसा होता है। और आजकल तो एमफिल और पीएचडी वाले जो बच्चे हैं वो भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ठीक है, तो जो नायिका है वो क्या कर रही है, क्षण क्षण नयन कोज अनुसरई, यानी आँखों के कोनों से, यानी आँखों के कोण बनाकर देख रही है। खने खन बसन धूली तनु भरई, कभी तो वह युवा अवस्था की हरकतें कर रही है और कभी छोटे बच्चे जैसे शैशव अवस्था में जो बच्चा करता है ऐसी हरकतें कर रही है, यानी वह संधि है। ठीक है, खने खन बसन धूली तनु भरई, और कभी कभी छोटे बच्चे की भांति क्षण क्षण, खने खने क्या होता है, बार बार इसमें खने खन का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है क्षण क्षण, यानी ये जो घटनाएं हो रही हैं ये प्रति क्षण बदल रही हैं। ठीक है, क्षण क्षण होता है इसका अर्थ। बसन धूली तनु भरई, यानी अपने कपड़ों को धूली से भर लेती है, और जिससे तनु भरई, उसका सारा शरीर है वो धूल से भर जाता है। खने खन, और प्रतिक्षण, और क्या कर रही है, दशन छटा छुटहास, और कभी कभी वह अपने दांतों को दिखाती हुई, दांतों से हंसी की जो छटा है वो प्रदर्शित कर रही है, यानी खिलखिलाकर हंस रही है। और खने खने, कभी कभी अधर भागे गहुबास वास, यानी कभी कभी वह अपने होठों पर हंसी को जैसे दिखाना न चाहती हो तो वह क्या कर लेती है, अपने होठों पर
कपड़ा लगा लेती है यानी मुंह को ढक लेती है। चौकी चलई खने खने चलू मंद। और कभी कभी, खने खने का अर्थ देखो बार बार आया है, कभी कभी क्या करती है, चौंक कर चल पड़ती है, और कभी मंद मंद चलने लग जाती है। मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, अनुबंध यानी मनमथ होता है कामदेव। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी कामदेव है वो उसको पहला, पहिल का अर्थ होता है पहला, पाठ पढ़ा रहा है, यानी तरुण अवस्था, उसकी जो तरुण अवस्था है वो अभी शुरू हो रही है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर खने आचर दई खने भोर। आगे देखते हैं। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर। हृदय मुकुल का अर्थ होता है हृदय की कली, यानी कि जो नायिका के कुछ हैं, है ना, वो हेरी हेरी थोर खने आचर दई खने भोर। कभी तो वह उनको तरुण अवस्था के कारण, कभी तो उनको ढक लेती है, और कभी शैशव अवस्था के कारण ऐसे ही छोड़ देती है। यानी दोनों अवस्थाएं उसकी एक ही समय पर होने के कारण उसको समझ नहीं आ रहा कि वो तरुणी है या शैशव है। ठीक है, बाला शैशव तरुण भेंट। देखिए वही बता रहे हैं विद्यापति जी, लखई न परिय जेठ कनेठ। यानी बाला यानी बचपन उसका, यानी शैशव अवस्था, और तारुण, तारुण यानी तरुणी, जो वो नायिका है उसकी यौवन अवस्था, वो क्या कर गई है, भेंट, यानी दोनों एक दूसरे से जैसे मिल गई हैं। लखई न परई, और ये जान नहीं पड़ता, यानी दिखाई नहीं दे रहा, यानी जान नहीं पड़ रहा कि कौन जेठ है और कौन कनेठ। कनेठ का अर्थ होता है छोटा, यानी कौन बड़ा है, यानी शैशव अवस्था बड़ी हो रही है कि तरुण अवस्था है वो बड़ी हो रही है, तो ये अभी हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। विद्यापति कह सुन वर कान। विद्यापति जी कहते हैं सुन वर कान, हे कान्हा सुनो, तरुणीम शैशव चिन्ह न जान। उस तरुणी में शैशव अवस्था के चिन्ह भी पता नहीं चल रहा कि वो शैशव अवस्था में है या तरुण अवस्था में है। ठीक है, इस प्रकार इन पदों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि इस पद संख्या 5 में विद्यापति जी ने वै संधि का वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पद संख्या 6। आगे देखते हैं। की आरे नव जोबन अभिराम, जत देखत तत कहे न पारिय, छवो अनुपम एक ठाम। यानी कि उस नायिका के बारे में क्या कहें, नव यौवन अभिराम, उसकी यानी उस नायिका की जो सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा है कि जब देखत तत कहिए न पारिये, यानी जहाँ तक देखो वहाँ तक उसका कोई दूसरा विकल्प हमें दिखाई नहीं देता। छवो अनुपम एक ठाम, यानी कि एक ही स्थान पर सारी जो अनुपम चीज़ें हैं वो उसमें, यानी उस नायिका में एक ही स्थान पर परिलक्षित होती हैं। हरिन इंदु अरविंद करिनी हेम पिक बूझल अनुमानी। देखिए 6 चीज़ों की यहाँ पर बात की है विद्यापति जी ने, कि एक तो हरिण, और एक इंदु यानी चंद्रमा, अरविंद कमल, करिनी हथिनी, और हेम और पिक चंद्रमा, और क्या है पिक यानी कोयल, और बूझल अनुमानी, ये सारी चीज़ें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो गई हैं नायिका में। देखिए कैसे हरिण की तुलना किससे की गई है, नैनों से, और शरीर इंदु के समान है यानी चंद्रमा के समान है। अरविंद कमल के जैसी उसकी परिमल यानी खुशबू है, और हथिनी के जैसी उसकी गति है, और हेम तन रुचि, उसका जो सौंदर्य है यानी तन की जो सुंदरता है वो भी हेम के समान दिखाई गई है। और पिक, पिक ओ अति सुललित वाणी, यानी उसकी जो वाणी है
वो पिक यानी कोयल के जैसी प्रतीत होती है। यानी ये सारी 6 की 6 चीज़ों हैं, ये नायिका में एक स्थान पर उपलब्ध हो रही है। आगे देखते हैं। कुछ जम्मू परसी चिकुर फुजी परमल ता अरुझाथल हारा जानी सुमेरु ऊपर मिली उगल चांद बिहुन सब तारा। यानी कि कुछ यानी उसके जो उरोज हैं वो जम्मू परिसर चिकुर, उनके ऊपर जो चिकुर होते हैं बाल हैं वो फुजी परसल यानी उसकी जो बालों की बूंदे हैं वो उनके ऊपर गिर रही हैं। और ता उर्जत और उनमें एक माला यानी हार है वो उलझ कर रह गया है। यानी बालों के अंदर एक जो माला ही मोतियों की वो उलझी हुई ऐसी प्रतीत होती है, जैसे सुमेरु ऊपर मिली उगल। यानी सुमेरु यानी पर्वत, यानी जो नायिका है उसके कुछ यानी उरोजों की तुलना सुमेरु पर्वत से कर दी गई है। यानी सुमेरु पर्वत पर मिली उगल चांद बिहुन सब तारा, यानी चंद्रमा उग आया है, चंद्रमा के समान उसका मुख बता दिया गया है। और फिर क्या हो गया उसमें चिहुन सब तारा, और उसकी जो माला थी वो बालों में उलझ कर लटक रही थी, वो ऐसी लग रही थी मानो चांद बिहुन कि बिना चंद्रमा के ही सब तारे उग आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लोल कपोल ललित मुनि कुंडल। अब और देखिए उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं विद्यापति जी कि लोल कपोल ललित मुनि कुंडल, यानी उसके कपोल यानी गाल, ललित मणि यानी ललित मणियों से सुशोभित कुंडल है वो उसके गालों को कपोलों को स्पर्श कर रहे हैं। अधर बिंब अथ जाई, और उसके जो होठ है वो बिंब फल के समान, बिंब फल होता है एक लाल कलर का यानी लाल रंग का एक फल होता है, उसकी तुलना नायिका के होठों से की गई है। ठीक है, यानी उसके होठ हैं वो बिंब फल के समान है। और भौहें भ्रमर, भौहें हैं वो भ्रमर यानी भंवरे के समान काली है। नासा पुट सुंदर से देखी फिर लनाई, और उसकी जो नासिका है वो भी बहुत सुंदर है। इस प्रकार यहाँ पर विद्यापति जी ने उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे, मनई विद्यापति से बर नागरी आन न पराए कोई, यानी विद्यापति जी से कहते हैं कि यानी कि विद्यापति जी मानते हैं, मनई विद्यापति जी मानते हैं कि वर नागरी यानी इतनी मतलब सुंदर नारी है वो आन न पराए कोई, यानी हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कंस दलन नारायण सुंदर, देखिए कंस दलन यानी कंस का दलन करने वाले, नारायण यानी श्री कृष्ण, और यहाँ पर जो नारायण है वो विद्यापति जी ने अपने आश्रयदाता का भी नाम लिया है, यानी अपने आश्रयदाता थे उनका नाम था नारायण, और श्री कृष्ण के लिए भी कहा है, यानी अपने जो आश्रयदाता थे उनको भी प्रसन्न किया है, और श्री कृष्ण का भाव भी यहाँ पर लिया गया है। यानी कंस दलन नारायण सुंदर तसुरंगिनी पय होए, यानी इतनी जो सुंदर जो कन्या है या तरुणी है वो किसी और की नहीं हो सकती, यानी किसी सामान्य पुरुष की नहीं हो सकती, बल्कि उस नारायण यानी अपने आश्रयदाता को नारायण कह रहे हैं, या तो उनकी हो सकती है या फिर श्री कृष्ण जी की हो सकती है। आहे है अहा कि कैसा, यानी कि ये कैसे हो सकता है, यानी इन दोनों के अलावा और किसी की भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखते हैं पद संख्या 7। पद संख्या 7 देखते हैं। माधव की कबहि सुंदरी रूपे केतेन जतन बिरह आनी समारल देखल नयन स्वरूपे,
यानी कि हे माधव, एक जो सखी है वो कृष्ण जी से उस नायिका की सुंदरता की तुलना करती है, यानी उसका वर्णन करती है कि किस प्रकार की वो नायिका है। की कहब सुंदरी रूपे, उस सुंदरी के रूप का क्या कहना। की मतलब क्या कहना। केतेन जतन, यानी कितने जतनों से, यानी कितने प्रयासों से, कितने प्रयत्नों से। बिरहई आनी, बिरहई मतलब ब्रह्मा जी ने, आनी समारल, यानी उसको संवारा है। देखल नयन स्वरूपे, उसके नैनों को देखने से पता चलता है। पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराज का भाने, यानी पल्लव राज, पल्लव राज होता है कमल। चरण जुग शोभित, यानी उसके दो जो चरण है वो कमल के समान है। और गति है वो गजराज का भाने, यानी गजराज के समान है। कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने। इस पद में जो विद्यापति जी हैं वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि कदली, कनक कदली, यानी सोने की जो केले का जो वृक्ष होता है ना, केले का जो पेड़ होता है उसकी जो मोटा हिस्सा होता है, वैसी नायिका की क्या है, जंघाएं हैं। और पर सिंह समारल, और सिंह की तुलना है यहाँ पर उसकी कटी यानी कमर से की गई है। कनक कदली पर जैसे सिंह है, यानी उसकी जंघाओं के ऊपर उसके जो कमर है। और समारलता पर मेरु समाने, और उसके ऊपर मेरु पर्वत के समान, मेरु ऊपर, मेरु पर्वत के समान उसके, यानी दोनों जो उरोज कह लीजिए या मेरु पर्वत के समान उसके उरोज हैं वो उभरे हुए हैं। और मेरु ऊपर दुई कमल फुलायत, और उस नाभि के ऊपर जाकर क्या है, नाल बिना रुचि पाए। उस बिना नाल के, यानी जैसे कमल के जो पुष्प होता है उसमें नाल लगी रहती है, ऐसे ही बिना नाल के दुई कमल फुलायत, यानी दो कमल हैं वो खिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यानी उपमा दी गई है यहाँ पर कि जो नायिका का शरीर है वो किस प्रकार सुंदर लग रहा है, प्राकृतिक चीज़ों से उसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। मणिमय हार थार, धार बहु सुरसरी, तो नहीं कमल सुखाए। और उसके ऊपर मणियों का जो हार है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मणियों का हार है जो उसके वक्ष स्थल पर रखा हुआ है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो पानी की जो धारा है उसको प्रवाहित करके उसके ऊपर बह रहा है, यानी उनको स्पर्श कर रहा है। और वो जिस प्रकार पानी की धारा बहती रहने से कमल सूखते नहीं हैं, उसी प्रकार वो जो मणियों की जो माला है या हार है वो उन्हें शोभायमान कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधर बिंब सन, और बिंब यानी पिछले जो पद पढ़ा था हमने तब भी बताया था कि बिंब एक फल होता है जो कि लाल रंग का होता है, और उसके जो होठ हैं वो बिंब फल के समान है। दसन दाड़िम, और उसके दसन जो नहीं दांत है वो दाड़िम होता है अनार। बिजू अनार के बीज के समान है। और रवि रसी उगथिक पासे। आगे देखते हैं। अधर बिंब दाड़िम, अच्छा ये हो गया था हमारा। अधर बिंब यानी होठ है वो बिंब के फल के समान है, और दांत है वो अनार के दानों के समान है। रवि शशि उगथ पासे, यानी रवि और शशि यानी सूर्य और चंद्रमा एक साथ उग आए हैं। राहु दूर बस नियरो न अब थी, ते नहीं करथी गरासे। और राहु जो ग्रहण लगता है उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, उसके समान, यानी सूर्य और चंद्रमा एक साथ उग आए हैं। और उसके जो काले बाल थे
वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी मानो राहु जो ग्रह है वो प्रतीत हो रहा है। सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगद 10 सारंग, केली करथी मधुपाने। अर्थात इस पद में विद्यापति जी नायिका के मुख को शशि यानी चंद्रमा के समान बता रहे हैं और उस पर लगे सिंदूर को रवि के समान बता रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे की तुलना की गई है। आगे देखते हैं। राहु दूर ये हो गया ना, उसके बालों की तुलना राहु यानी इतने काले हैं मानो राहु ग्रह है वो उग आया है। सारंग ऊपर, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगद 10 सारंग, केली करथी मधुपाने। देखिए सारंग का अर्थ यहाँ 5 अर्थों में लिया गया है। सारंग का अर्थ होता है, एक होता है हरिण, एक होता है कोयल, एक होता है कामदेव और कमल तथा भौरा। ठीक है। सारंग तसु समधाने यानी सारंग हरिण के समान है और सारंग ऊपर उगद 10 सारंग, केली करथी मधुपाने। और यहाँ पर सारंग का अर्थ लिया गया है भौरा, यानी जिस प्रकार भौरा है वो मधुपान करता है उस प्रकार नायिका का के जो अंग हैं वो हरिण के समान, कोयल के समान और कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं तथा भंवरे के समान ऐसा लग रहा है कि मानो भंवरा है वो मधुपान करके केली करथी यानी केली के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। भनई विद्यापति सुन बर जोवित, एहन जगत नहीं आने। यानी भनई विद्यापति, विद्यापति जी कहते हैं सुन बर जोवत एहन, यानी इस प्रकार का जो बर जोवित एहन जगत नहीं आने, यानी ऐसा सौभाग्य हर किसी जगत में हर किसी का नहीं होता जैसा राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई पति भाने। यहाँ पर राजा शिव सिंह है, ठीक है। इनके आश्रम में विद्यापति रहते थे और उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा शिव सिंह की जो, या रूप नारायण कह लीजिए, नारायण भी अपने आश्रयदाता का प्रतीक है। यहाँ पर लखिमा यानी उनकी पत्नी लक्ष्मा दो थी, उसके जो पति देव थे पति भाने, वो सिर्फ ऐसे सौंदर्य वाली स्त्री को केवल राजा शिव सिंह ही प्राप्त कर सकते हैं और जगत में ऐसा सौभाग्य हर किसी का नहीं है। आगे देखते हैं पद संख्या 8। चांद सार लय मुख घटना करू, लोचन चकित चकोर, अमीय धोए आंचर धनी, पुछली दह दिसी भेल उजारे। अर्थात चांद सार लय यानी चांद का सार तत्व लेकर, यानी संपूर्ण सुंदरता को लेकर मुख घटना करूं यानी मुख का निर्माण किया है। लोचन चकित चकोर, और जो नायिका के नेत्र हैं वो चकित चकोर के समान है। आगे देखते हैं। अमीय धोए आंचर धनी, पुछली दह दिशी भेल उजारे। और अमीय धोए, अमीय होता है अमृत, अमृत से धुले हुए मुख को आंचल से पहुँचती है। आंचल पुछली दह दिशी भेल उजारे, जिसके कारण यानी अमृत से अपने मुख को धुलती है और जिसके कारण सभी दिशाओं में, दह दिशा यानी 10 दिशाओं में भेल उजारे उजाला हो गया है। कामिनी कौन गढ़ली, रूप स्वरूप मोय, कही इत असंभव, लोचन लागी रहली, गुरु नितंब भरे चले न पारे, माझ खनी खिनी निमाई।
और आगे विद्यापति जी कहते हैं कामिनी कौन गढ़ली, यानी किसने, कौन किसने गढ़ली, उसका निर्माण कर दिया है, यानी इतनी सुंदर जो युवती है उसका किसने निर्माण कर दिया है। रूप स्वरूप मोए कही इत असंभव, यानी उसके रूप और स्वरूप को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये असंभव सी बात है। लोचन लागी रहली, यानी नेत्र एक बार जब उस नायिका से मिल जाते हैं तो वो वहीं पर उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रत्येक अंग है उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ विद्यापति ने की है कि किस प्रकार से जो नायिका है उसके शरीर का निर्माण किया गया है। गुरु नितंब भरे चलई न पारे, देखिए गुरु नितंब यानी जो नायिका के जो नितंब हैं वो बड़े हैं और भरे भारी हैं, चलई न पारे, इतने भारी हैं कि उससे चला भी न जा रहा है। मांझ खनी खिनी निमाई, मांझ यानी मध्य भाग यानी कटी कमर, खिनी खिनी निमाई यानी इतनी पतली है, इतनी पतली बनाई गई है। निमाई मतलब निर्माण किया है, यानी उस नायिका का जो सौंदर्य है उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके जो नितंब है वो भारी है और उससे चला भी नहीं जा रहा है, तथा उसकी जो कमर है मांझ मध्य भाग है वो अत्यंत ही क्या है, खिनी खिनी यानी बिल्कुल ही क्षीण जो बोलते हैं ना पतला, मध्य भाग है वह अत्यंत ही पतला है। भाजी जाइत मनसिज धरी राखिल, और मनसिज होते हैं कामदेव, और कामदेव ने उन्हें बांध कर रखा हुआ है, किसके माध्यम से, त्रिवल्ली लता उरझाई, जिस प्रकार 3 लताओं से किसी चीज को बांध देते हैं उसी प्रकार नायिका के पेट पर 3 लताएं यानी 3 लताओं के समान क्या है, त्रिवल्ली 3 रेखाएं बनी हुई हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो नायिका को उलझाया गया है, यानी बांध कर रखा गया है। आगे देखते हैं। भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक ई सब वचन स्वरूपे, यानी विद्यापति जी कहते हैं कि अद्भुत कौतुक यानी अत्यधिक आश्चर्य होता है, ई सब वचन स्वरूपे इस तरह के वचन कहते हुए। रूप नारायण ई रस जानथी, यानी रूप नारायण, नारायण है ये विद्यापति जी के आश्रयदाता हैं, तथा कृष्ण जी के प्रति भी ये संबोधन हो सकता है। रूप नारायण रस जानथी, यानी जो रूप नारायण, जो नारायण है केवल वही इसके रस का आनंद ले सकते हैं, और वो है शिव सिंह मिथिला भूपे। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने आश्रयदाता का नाम और स्थान भी दिया हुआ है, वो कौन है, शिव सिंह है, और मिथिला के भूपे यानी राजा हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारे पद संख्या 8 तक कंप्लीट हो गए हैं, और पद संख्या 9 हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप सबको पद संख्या 1 से लेकर 8 तक जितनी भी विद्यापति की पदावली में जितने भी शब्दार्थ आए हैं, उनके भावार्थ क्या क्या निकलते हैं, उनमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, इस तरह की सारी शब्दार्थ आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम पद संख्या 9 से शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी पद संख्या 9 को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।